डी ब्रॉय वेव्हलेंथचे फॉर्म्युले ओके जे आपण स्टडी केलेले आहेत ते आपण सुरुवातीला पुन्हा एकदा बघूया. ओके, सो फॉर्म्युले रिलेटेड टू डी ब्रॉय वेवलेंथ. ओके, कौन से फॉर्म्युले हमने देखे हैं? फर्स्ट फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी. ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द लीनियर मोमेंटम. सेकेंड फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम फी. ओके, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला. थर्ड फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू, that is in the form of kinetic energy, h by square root of 2m times kinetic energy. Okay, third formula in the form of potential difference, square root of 2m. kinetic energy is nothing but charge into potential difference 2m qv. so इतने सारे फॉर्मूले हमने अभी तक देखे हैं. उसके बाद the formula for the electron. So de Broglie wavelength of electron, this is one more important formula. De Broglie wavelength of electron. Of electron. Okay. De Broglie wavelength of electron. Suppose an electron is accelerated through a potential difference phi. एक इलेक्ट्रॉन को फी पोटेंशियल डिफरेंस से हमने सपोज एक्सेलरेट किया है, तो यहां पे उसका वेवलेंथ क्या आ जाएगा? देन इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ will be given by formula lambda is equal to h divided by square root of 2 into mass of the electron आ जाएगा into charge of the electron E आ जाएगा into potential difference phi. अभी यहाँ पे सभी कांस्टेंट है. h is a constant, mass of electron constant, 2 is a constant, E is the charge on electron, it is also constant, only pd is variable, potential difference only variable है. तो ये सभी वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस किया तो लैम्बडा का हमें एक फार्मूला मिलता है 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. और ये वैल्यू जो है वो किस यूनिट में आ जाता है? एंगस्ट्रॉम में आता है. तो ये फार्मूला आपको अभी मगअप करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये सभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो 12.27 डिवाइडेड बाय रूट फी, that is the de Broglie wavelength of the electron. Okay, so this is the shortcut formula for the de Broglie wavelength of the electron. मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को हम फी पीडी से एक्सेलरेट करते हैं, जब वो मूव करने लगता है तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना रहता है? 12.27 बाय रूट फी. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12.27 स्क्वायर रूट में डाला तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर 150 आता है. 150 by phi, square root of 150 by phi angstrom. Okay, so for example, question suppose इस तरह से आया, an electron is accelerated through a PD. An electron is accelerated through a PD of suppose 100 volt. मैंने एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है, तो इसका डी ब्रॉय वेवलेंथ बताओ. तो इसका आंसर आ जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 100. ओके, सो इट इज 12.27 डिवाइडेड बाय 10. सो आंसर आता है 1.227 एंगस्ट्रॉम. दैट विल बी योर आंसर. ओके, उसके बाद सपोज दूसरा क्वेश्चन है, मतलब 12.27 बाय रूट फी यूज करना है या फिर 150 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 150 बाय फी. मतलब जो भी आपको फॉर्मूला सुटेबल लगेगा वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है. ठीक है, सुटेबल फॉर्मूला.
Suppose electron is accelerated through a potential difference of 75 वोल्ट, ऐसा आ गया 75 वोल्ट। तो मुझे लगता है 150/V का फॉर्मूला यूज करना बेहतर रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 150/75, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। √2 मतलब 1.414 एंगस्ट्रॉम इसका वेवलेंथ आ जाएगा। अभी लास्ट नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था देखिए, एंड क्वेश्चन वाज लाइक दिस, an electron is moving with kinetic energy of 64 electron volt. Then its de Broglie wavelength कितना आ जाएगा? That is the question. Okay, so this was the question asked in the NEET examination. देखिए, okay, so इसी तरह का प्रॉब्लम मेंस एग्जाम में भी रह सकता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको कुछ डी ब्रॉगली वेवलेंथ रहेगा। तो लैम्बडा का हमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला पता है, दैट इज 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ फी। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया है कि जब मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए ये हमेशा रहता है कि जितना काइनेटिक एनर्जी रहता है उतना ही एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रहता है। मतलब हमने 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब फी वोल्ट से एक्सेलरेट करने पर फी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, उसका एक्सेलरेटिंग पीडी 64 वोल्ट ही होना चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट को लगा काइनेटिक एनर्जी है तो कैसे निकालेंगे, वो बहुत सारा उन्होंने कैलकुलेशन किया। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली क्या करूंगा मैं, 12.27 डिवाइडेड बाय √64 करूंगा। मतलब डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, जितना एक्सेलरेटिंग पीडी रहता है उतना ही काइनेटिक एनर्जी रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो डायरेक्टली जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी है उतना ही पोटेंशियल होगा वहां पे। तो लैम्बडा का ये भी एक फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखिए। इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है 12.27 बाय √3 एंगस्ट्रॉम है। उसके अलावा और एक फॉर्मूला क्या आ सकता है, 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी किस यूनिट में होना चाहिए, कंपलसरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 12.27 डिवाइडेड बाय √64, तो यहाँ पे 12.27 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ओके, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1.5 के लगभग आ जाएगा, 1.5337 एंगस्ट्रॉम। दैट विल बी योर आंसर। समझ में आया क्या? देखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए जितना एक्सेलरेटिंग पीडी रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी रहता है, ये श्योरली ध्यान में रखिए। मतलब इलेक्ट्रॉन को मैंने 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ओके, मतलब 20 वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। 30 वोल्ट, मतलब ये जो रिलेशन है वो किसके लिए यूज होता है, दिस इज फॉर 2 थिंग्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इस तरह से होता है। ओके, उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन हमने अगर निकालना है तो प्रोटॉन का क्या आ जाएगा, देखिए। उसके बाद डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरॉन, इनका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरॉन।
ओके, ड्यूटेरॉन मतलब क्या है? ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस। ट्रिटॉन मतलब क्या रहता है? ट्रिटॉन ट्रिटियम का न्यूक्लियस। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, these are the atoms, isotopes of the hydrogens. ओके, एंड उनके न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस रहता है प्रोटॉन, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस रहता है ड्यूटेरॉन, एंड ट्रिटियम का न्यूक्लियस रहता है ट्रिटॉन। ओके, ये चीजें ध्यान में रखिए। दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियाई टॉपिक। अभी देखिए, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन का हमने कैलकुलेशन करके फॉर्मूला निकाला तो आता है वो 0.286 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम में आएगा। सिमिलरली अल्फा पार्टिकल का आता है 0.101 डिवाइडेड बाय रूट वी, एंड ड्यूटेरॉन का आता है 0.202 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ फी एंगस्ट्रॉम। ओके, सो ये चार फॉर्मूले तो आपको पता होने चाहिए। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉय वेवलेंथ, जब इलेक्ट्रॉन को फी पीडी से एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बनता है 12.27 बाय रूट फी। प्रोटॉन को फी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं तो उसका वेवलेंथ हो जाता है 0.286 डिवाइडेड बाय रूट फी। अल्फा पार्टिकल का 0.101 डिवाइडेड बाय रूट फी, एंड ड्यूटेरॉन का 0.202 डिवाइडेड बाय रूट फी एंगस्ट्रॉम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ, इसका कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। ओके, इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ जाएगा देखिए। सपोज यहां पे a projectile is projected into air with velocity u at an angle theta. ओके, सपोज इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, एंड जब इसका एंगल थीटा 1 होगा तब उसका कुछ वेलोसिटी फी 1 होगा, एंड इसका एंगल सपोज थीटा 2 विथ हॉरिजॉन्टल है तो इसका वेलोसिटी सपोज फी 2 है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये निकालना है। क्या क्वेश्चन क्या है देखिए, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इनटू एयर, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इनटू एयर, ठीक है, देन रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ, ratio of de Broglie wavelength at angle theta 1 and theta 2 with horizontal। मतलब प्रोजेक्ट करने के बाद कभी तो उस प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी का एंगल थीटा 1 विथ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और कभी तो थीटा 2 हो जाएगा। ओके, थीटा 1 थीटा 2 एंगल हो जाएंगे ना कभी तो। मतलब सपोज इनिशियली एट अ सर्टेन इंस्टेंट थीटा 1 हो जाता है, बाद में उसका एंगल चेंज हो जाएगा और थीटा 2 बन जाएगा। जब एंगल थीटा 1 रहेगा तब का डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एंड एंगल थीटा 2 बन जाएगा उस टाइम का डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इनका रेशियो क्या आने वाला है ये हमें अभी निकलना है। अभी आप मुझे एक चीज बताइए, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है? आप बता सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट रहता है? What is a constant in projectile motion? आपको मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है। वेलोसिटी का कंपोनेंट, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सपोज ux है,
पहले जितना था उतना ही हर पॉइंट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंजेस. ओके, सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है. ओके, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट 1 इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट 2 रहेगा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज नहीं होता. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं. अभी यहाँ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, φ1 cos θ1 रहेगा. अगर φ1 है, यहाँ पर पोजीशन 1 पे वेलोसिटी φ1 है, तो φ1 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट, थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, थीटा के साइड का कंपोनेंट cos थीटा रहता है. सो φ1 cos θ1 रहेगा. एंड 2 पोजीशन पे अगर वेलोसिटी सपोज φ2 है एंड एंगल θ2 है, तो φ2 का θ2 के डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, φ2 cos θ2 बनेगा. तो φ1 cos θ1 इज इक्वल टू φ2 cos θ2 बनेगा ना. एंड देयरफॉर φ1 बाय φ2 इज इक्वल टू cos θ2 बाय cos θ1 बनेगा. अभी यहाँ पे पहले पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे मास तो उतना ही रहेगा, मास तो उतना ही रहेगा, बट अभी डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या रहता है, h डिवाइडेड बाय mv. ठीक है, h डिवाइडेड बाय mv फॉर्मूला है. h इज अ कांस्टेंट एंड प्रोजेक्टाइल मोशन में पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 मास चेंज नहीं होता. सो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आ जाएगा. लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. ठीक है, therefore I can write lambda 1 by lambda 2 मतलब de Broglie wavelength at 1 डिवाइडेड बाय de Broglie wavelength at 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, φ2 by φ1 मैं लिख सकता हूँ. ओके, समझ में आ रहा है. lambda 1 by lambda 2 इज इक्वल टू φ2 by φ1 आ जाएगा. एंड therefore lambda 1 by lambda 2 इज इक्वल टू φ2 by φ1 मतलब cos θ1 by cos θ2 आ जाएगा. ओके, cos θ2 by cos θ1 आ जाएगा. ओके, मतलब ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. ओके, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इनटू एयर, उसका θ1 और θ2 जब एंगल बन जाएगा तब उनका कुछ वेलोसिटी रहेगा एंड अकॉर्डिंगली कुछ डी ब्रॉय वेवलेंथ भी रहेगा. तो डी ब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो क्या आता है, lambda 1 by lambda 2 इज इक्वल टू cos θ1 by cos θ2 आता है. ओके, समझ में आ गया क्या. देखिए यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए. ये सो φ1 by φ2 तो पहले cos θ2 by cos θ1 आता है एंड lambda 1 by lambda 2 मतलब φ2 by φ1 आता है. φ2 by φ1 मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. सो cos θ1 by cos θ2 आ जाएगा. ओके, सपोज इस तरह से एक प्रॉब्लम आ गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. सपोज क्वेश्चन इज लाइक दिस, ए प्रोजेक्टाइल is projected into air, projected into air. What is ratio of, what is ratio of de Broglie wavelength, what is ratio of de Broglie wavelength at angles when it makes an angle of 60 degree and 45 degree with horizontal. मतलब कभी तो उसका एंगल 60 डिग्री रहेगा और कभी तो उसका एंगल 45 डिग्री बनेगा. जब 45 डिग्री एंगल बनेगा और 60 डिग्री एंगल बनेगा तब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या आ जाएगा. तो lambda 1 by lambda 2 हमें पता है, दैट इज cos θ1 by cos θ2 रहता है. सो lambda 1 by lambda 2 कितना बनेगा, cos θ1 मतलब cos 60 divided by cos 45. So it is coming to be cos 60 मतलब 1 by 2 and cos 45 मतलब 1 by root 2. So root 2 ऊपर आ जाएगा, root 2 by 1. And therefore your final answer will be lambda 1 by lambda 2 का रेशियो मतलब de Broglie wavelength का रेशियो आ जाएगा 1 by root 2. That will be your answer. 1 by root 2 will be your answer. Any doubt in this case?